Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. So guys, हमारा चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना है। इसका फर्स्ट पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो और अगर आपको क्लास 7 और क्लास 6 के भी चैप्टर्स चाहिए तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको आराम से मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था शिक्षा के बारे में कि अंग्रेज़ लोग शिक्षा को किस नज़रिए से देखते थे, कैसे भारतीय जो ज्ञान था उसको किस हिसाब से वो लेते थे। और अब हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक। जी, लास्ट पार्ट में बताया था कि कैसे गुरुकुल परंपरा की जगह पर अंग्रेजी शिक्षा आई और किसकी वजह से ये सब हुआ। अब देखते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा कि कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड इम्पोर्टेंट नेम के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या फिर वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है गाइस ये वाला पॉइंट। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए फिर एक बार दोहराया गया कि प्राच्यवादी मतलब जो एशिया में पढ़ाया जाता था वो वाला ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितना व्यवहारिक लाभ मतलब कितने बेनिफिट्स होंगे वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। और इसके व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो बेनिफिट्स है आर्थिक क्षेत्र में बताया गया कि उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने के, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि वो लोग क्या बोलते थे कि जो भी हमारा शास्त्रीय ज्ञान है इंडिया का भारतीय शास्त्रीय ज्ञान है उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर ज़िंदगी जीनी है और भारत को यूरोप जैसा समृद्धशाली बनना है तो उन्हें कुछ व्यवहारिक और या फिर व्यापारिक शिक्षा चाहिए। और वो क्या बोल रहे थे कि भाई ऐसे भारतीय ये भी समझ पाएंगे कि कैसे कैसे करके वाणिज्य के क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने विकास किया। तो बस यही कार्यक्रम वो शुरू करने लग गए कि यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया कि भाई यूरोप में कैसे कैसे पढ़ाई की जाती है तो और उनकी रुचि और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में ये तक बोला गया कि जो भारतीय ज्ञान है जो पूरब की साइड के साहित्य है इन्हें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, त्रुटियों से गलतियों से कमियों से भरा पड़ा है और ये काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव बिल्कुल भी नहीं पैदा कर सकता और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता मतलब शासन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो यहाँ का ज्ञान दे सकता है। उनका मानना था, उनका बोलना था कि यूरोपीय शिक्षा से भारत के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। गजब। और इससे भी ज़्यादा सत्यवादी गजब और ईमानदार बन जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होना था कि अंग्रेज़ों के पास भरोसेमंद कर्मचारी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि छोटा सा देश बड़े से देश पे राज करने आया था जहाँ का आप जनसंख्या का हिसाब देख सकते हैं कि वहाँ एक तो यहाँ 100 या 200, ठीक है। इस हिसाब से वही उन लोगों को भी कमी पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें अपनी शिक्षा देंगे, इससे वो और ज़्यादा ईमानदार बनेंगे और हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि हमें चाहिए कर्मचारी, काम करने वाले लोग वो हमें मिल जाएंगे। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके और विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो उसी समय कलकत्ता
मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा में भी चेंजेस किए जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि आप इन लोगों पे, मतलब भारतीयों पे, आप वैसे राज नहीं कर सकते, आप इनकी संस्कृति ख़त्म कर दो, ये अपने आप आपके गुलाम हो जाएंगे। तो ये जितना भी काम किया जा रहा था, ये कोई मेन हमें शिक्षित करने के लिए नहीं था। इनका मेन एम या फिर इनका प्राइम मोटिव कोई भी हमें, मतलब इंडियंस को शिक्षित करने का बिल्कुल भी नहीं था। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का था कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और हम लोग इनके गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति की वजह से ही इतने साल के बावजूद भी सनातन संस्कृति, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति चलती आ रही है, वो जीवित थी। ये देखिए 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। नैतिक शिक्षा की मांग। नैतिक का वर्ड होता है आपके चरित्र का, आपकी सोच विचार, आप क्या करते हैं क्या नहीं, होती है आपकी नैतिकता। यहाँ पे क्या बोला गया कि 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। व्यवहारिक इन द सेंस जो आपकी डेली लाइफ में आपके काम आएंगे, उस शिक्षा का घोर विरोध किया। और प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार करना होना चाहिए, और जो नैतिकता का उत्थान है वो केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ये एक और पॉइंट। 1813 तक के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, क्योंकि कंपनी को ये वाला भय था कि प्रचारकों की, जो प्रचारक है, जो ईसाई धर्म को प्रचार करने वाले हैं, उनकी वजह से कहीं स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो गया तो सरकार अपना राज नहीं कर पाएगी। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्र में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने से रामपुर में अपना मिशन खोला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम कि ईसाई प्रचारकों ने अपना धर्म प्रचार करने के लिए सेंटर कहाँ खोला? से रामपुर में। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था और वर्ष 1800 में एक छाप खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। छाप खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस, ये इम्पोर्टेंट ईयर है, इसको ध्यान रखिएगा। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 की महान क्रांति के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासकों का यह था कि अगर 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह दोबारा हो गया तो सरकार नहीं संभाल पाएगी। 1857 की क्रांति तो जैसे तैसे करके उन लोगों ने संभाल ली, बट ये नहीं संभाल पाते। तो सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारों, मूल मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी मतलब इंडियंस लोगों को भड़का सकती है। तो सरकार चाह रही थी कि भाई हम डायरेक्टली सपोर्ट ना करें और इनडायरेक्टली कोई कमी भी नहीं थी। और आगे चलने से पहले मिल लीजिए इन भाई साहब से जिसने स्कॉटलैंड ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने से रामपुर में मिशन की स्थापना में हेल्प की। और भाई साहब कहाँ से आए थे? स्कॉटलैंड से। मिल लिए, खुश, हैप्पी, चले आगे। और कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित से रामपुर कॉलेज देख लीजिएगा अच्छे से। यह वो कॉलेज जिसने भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। स्थानीय पाठशालाएं, भाई लोग और बहन लोग, मतलब स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये तो सोचा ही होगा अब तक कि अंग्रेजों से पहले क्या हमारा भारत नहीं था किस टाइप की शिक्षा दी जाती थी। वो अब पता लगेगा हमें विलियम एडम की रिपोर्ट से कुछ ज़्यादा अच्छे से। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, आइए देखते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार की जेलों का दौरा किया।
और स्कूल की शिक्षा प्रगति पे प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ना, वो रेडी करने का जिम्मा सौंपा गया। और रिपोर्ट कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला है। गजब। और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी, और कई पाठशालाएं स्वयं गुरु के द्वारा। मतलब 20 बच्चों को ट्रेन करना कितना आसान होगा बजाय 2000 बच्चों के, जो आजकल एक ट्रेडिशन चल चुका है। और ये देखिए, एक डच पेंटर ने बनाई है हमारे इंडिया की पाठशाला की तस्वीर कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पे पढ़ाई होती थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी फ्लेक्सिबल था। ठीक है, आज जिन चीज़ों को हम स्कूल में देखते हैं ना, उस टाइम में ये नहीं थी। बच्चों की फ़ीस बिल्कुल भी सेट नहीं थी, ना प्रिंटिंग या फिर प्रिंटेड बुक्स थी, छपी हुई किताबें नहीं थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, ना ही बेंच और ना ही कुर्सियाँ, ना ब्लैक बोर्ड, ना अलग से कक्षाएँ, और बच्चों की हाजिरी लेने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तहान, नियमित समय सारणी जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये इसने दी है किसने? अंग्रेजी शासन ने। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कहीं गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में, या फिर गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। और सबसे अच्छी बात, बच्चों की फीस उनके पेरेंट्स की इनकम से तय होती थी। बच्चों को जो अमीर थे वो ज़्यादा देते थे, और जो गरीब थे वो कम दे देते थे। शिक्षा मौखिक होती थी। मौखिक मतलब जितना भी है, जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको सीधा का सीधा अपने दिमाग में सेट कीजिए। अब आप कहेंगे, मैम कल का पढ़ा हुआ तो हमें आज तक याद नहीं रहता, गुरु की बात कैसे याद रहेगी? यही तो सबसे बड़ा फैक्ट था उस टाइम की। उस टाइम बच्चों का दिमाग इतना तेज़ क्यों था, और अब इतना दिमाग तेज़ नहीं है। हाँ ठीक है, प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है वर्ल्ड में, बट अगर कंपैरिजन देखा जाए तो उस टाइम के बच्चों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही अच्छा था कि गुरु जो भी ज्ञान देते थे मौखिक रूप से, वो लोग उसको याद रखते थे इवन फॉर लाइफ टाइम। सो गुरु तय करते थे भाई किस हिसाब से किस बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, और सभी एक जगह बैठते थे, और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात करते थे। और एडम ने ये भी पाया कि इससे ना बहुत फ़ायदा रहता था कि जो काश्तकार, जो गरीब बच्चे हैं, वो खेत में काम करने चले जाते थे, क्योंकि खेत में कटाई के टाइम क्लासेस बंद हो जाती थी, कक्षाएं नहीं चलती थी। इससे पढ़ाई का भी लॉस नहीं होता था और काम का भी नहीं। हाँ जी, अब पढ़िए नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, और इस कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में भी कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। मतलब जो लोकल लेवल पे थी छोटी छोटी कक्षाएं। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया, और कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। क्या किया इसके लिए कंपनी ने? पहले तो बहुत सारे पंडितों को ना सरकारी नौकरी पर रख लिया, और एक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। और पंडितों का काम था यहाँ पाठशालाओं का दौरा करना, और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में, मतलब जो टीचिंग तरीका है उसकी स्थिति में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाए। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा, और बच्चों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। आगे समझ बच्चों,
कि आपको जो ये हर बार एनुअल और हाफ ईयरली और ये एनुअल एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, ये सारे करता धरता ये अंग्रेजी रहे। स्टूडेंट से बोला गया पैसा टाइम पर चाहिए, फीस टाइम पर चाहिए और नियमित रूप से कक्षाओं में आए। जिस जगह बोला गया अपनी तय सीट पर बैठे और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करे। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, मतलब सरकार हेल्प करने लगी। और जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। ऑब्वियस है, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गवर्नमेंट उनकी, चीज़ उनकी, फैसिलिटीज़ उनकी और लोग भी उनके। बट इससे एक लॉस और हो गया कि भाई जो बच्चे गरीब थे, कटाई के टाइम खेत पे जाते थे, उनका लॉस हो गया। और पाठशालाओं की समय सारणी भी थोड़ी उनके हिसाब से सूटेबल नहीं थी, उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी और अब गरीब बच्चों को दिक्कत होने लगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और आई होप आपने अब तक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।